एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो हमारी डोमेस्टिक, अब हमारी डोमेस्टिक कंट्री कौन सी है? इंडिया। जो इंडिया की टेरिटरी हमारी कंट्री है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। जितना भी एरिया हमारा इंडिया के अंदर अंदर कवर किया जाता है, जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया, जितना भी पॉलिटिकल एरिया, चाहे इसके साथ जो हमारा साथ में जैसे ये हमारा क्या बन जाता है, ऐसे किसी फॉर्म में हमारा क्या होता है कि मैप, कुछ इस ऐसे फॉर्म में हमारा मैप होता है। जितना भी एरिया इस मैप के अंदर हम ज्योग्राफिकल एरिया में कवर करते हैं, प्लस इसके बाद 20 नॉटिकल तक हमारा क्या होता है? डोमेस्टिक वाटर होता है। इसके बाद कौन सा शुरू हो जाता है वाटर? हमारा इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है। जितना भी एरिया हमारी डोमेस्टिक, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल वे। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसके साथ कुछ और टर्म्स भी क्या होती है? जुड़ी होती है। एक तो आप ये बात समझे कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे कोई कंपनी हमारी, चाहे हमारी इंडियन का पार्ट है, चाहे ये फॉरेन कंट्री का पार्ट है, किसी का मर्जी पार्ट है, अगर वो कंपनी, अगर वो हाउस, अगर वो चीज, एनीथिंग कैन बी देयर, वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आती है या फिर हमारे 20 नॉटिकल वाटर के अंदर आती है, वो किसका पार्ट होगी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। चाहे वो इंडियन वेसल हो, चाहे इंडियन कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे चाइनीज कंपनी हो, जो सी मर्जी कंपनी हो। सेकंड आ जाता है एनी शिप्स, कोई भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ships and aircraft which may be owned by Indian residents, क्या होना चाहिए? उनको चलाने वाला और उनको ऑपरेट करने वाला वो कौन सा होना चाहिए? इंडियन हो। वो कहीं पे भी चले, चाहे वो इंडिया में चले, चाहे हमारे नॉटिकल वाटर में चले, चाहे इंटरनेशनल बाउंड्री वाटर में चले। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो शिप्स और एयरक्राफ्ट वो किसका होना चाहिए? इंडियन रेजिडेंट का होना चाहिए, और उसको ऑपरेट करने वाला कौन सा होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए, वो फॉरेन नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है? फिशिंग वेसल। जैसे कि हम वाटर में मेराइन होती है, एक्वाटिक लाइफ होती है, वहां से हमें क्या मिलती है? फिशेस मिलती है, एक्वाटिक लाइफ मिलती है। और इसमें क्या है? फिशरमैन, फिशरमैन क्या पर्पस होता है? फिशेस को कैच करना। तो वो सारी शिप जो किसके साथ रिलेटेड होती है? हमारी फिशिंग वेसल्स के साथ रिलेटेड होती है, जो क्या करती है? फिशेस को पकड़ती है। या फिर वो कंटेनर, वो रिग्स जिसमें क्या आता है? हमारा ऑयल और नेचुरल गैस, और इस पानी के थ्रू शिप्स में डाल के आती है ना। शिप्स में सिर्फ ये नहीं, हमारा सामान भी तो होता है ना, उसमें क्या हो सकता है? फिशेस में भी हो सकते हैं, हमारे ऑयल और नेचुरल गैस भी हो सकती है। इसमें भी एक कंडीशन है कि ये जो है, ये जो हमारी फिशिंग वेसल है या फिर ऑयल और नेचुरल गैस के रिग्स है, ये क्या होना चाहिए? इंडियन रेजिडेंट्स से रिलेटेड होने चाहिए, और इसको ऑपरेट करने वाला भी कौन हो? हमारा इंडियन पर्सन ही हो। फिर या वो कहीं पे भी इंडिया के किसी पार्ट में मूव करे, चाहे वो अपने ज्योग्राफिकल एरिया में करे, चाहे ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर करे, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में करे, चाहे वो डोमेस्टिक वाटर में करे, चाहे वो हमारे ज्योग्राफिकल, बस यही कंडीशन है कि वो जो हमारा फिशिंग वेसल या फिर ऑयल और नेचुरल गैस का कंटेनर, इसको कौन ऑपरेट करे? हमारा इंडियन रेजिडेंट्स को ऑपरेट करे। अब इन दोनों में क्या है? सेम थिंग है। तो हम एक ये सीख सकते हैं, कोई भी शिपिंग बोट्स या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कोई फिशिंग वेसल या फिर ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स का मतलब है कंटेनर। जैसे कि ये हमारा डायग्राम में शो कर रहे हैं, ये क्या है? हमारे कंटेनर है। ये क्या होना चाहिए? इनको ये कौन होना चाहिए? इंडियन रेजिडेंट्स के साथ रिलेटेड होना चाहिए, प्लस ये इनको ऑपरेट कौन रहा हो? वो इंडिया के हो, उनको ऑपरेट करने वाला इंडियन ही हो। कई बार होता है कोई चीज तो इंडिया के साथ रिलेटेड होती है, लेकिन उसको जो ऑपरेट करता है वो इंडियन नहीं होता। उसको ऑपरेट करने वाला भी कौन होना चाहिए? इंडियन का ही होना चाहिए। फिर वो कहीं पे भी ऑपरेट हो, चाहे हमारे इंटरनेशनल वाटर में हो, चाहे हमारे स्पेस में, हमारे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर हो, वो किसका पार्ट होगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। एम्बेसी, यहाँ पे हम हमारे न्यू 3 वर्ड्स आ रहे हैं। एक है हमारे पास एम्बेसी, एक है कॉन्सुलेट्स, एक है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो मिलिट्री जिस एरिया की मिलिट्री है उसकी ड्यूटी कहीं पे भी लग जाए, बॉर्डर अलग अलग होते हैं, कोई किसका बॉर्डर आ जाता है? इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है, लेकिन वो जिस मिलिट्री किस कंट्री के साथ रिलेटेड होते हैं वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या होता है? पार्ट होते हैं। ऐसे कि एम्बेसी क्या होती है? ये एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में एक माइनर सा डिफरेंस है। जो एम्बेसी होती है वो क्या होती है? हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है, और जो कॉन्सुलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी इंडियन कल्चर को क्या करते हैं? प्रमोट करने के लिए होते हैं। कोई भी ऑफिशियल पर्सन जब वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज मतलब इंडिया को छोड़ के किसी भी कंट्री में, चाहे यूएसए में,
चाहे जापान में, चाहे रशिया में, किसी भी कंट्री में जाके अगर अपना एक ऑफिस इस्टेब्लिश करता है, अगर उन ऑफिस को इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव होता है कि अपने इंडियंस को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एम्बेसी। अगर वो फॉरेन कंट्री में अगर वो अपना ऑफिस बनाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोट इंडिया, इंडिया को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए होता है, तो वो क्या बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स बन जाते हैं। लेकिन उनको ये होते क्या, ऑफिशियल गजट होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। तो वो किसका पार्ट होते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो राम है, राम कहाँ पे घूमने गया है, यूएसए में घूमने गया है। जब वो यूएसए में घूमने गया तो उसको वहां पे जाके काफी प्रॉब्लम आई, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई, उसके पैसे चोरी हो गए, वहां की गवर्नमेंट उसको हिरास कर रही थी। तो उसने क्या किया, यूएसए में एक इंडियन क्या बनी हुई थी, एम्बेसी बनी हुई थी। एम्बेसी का हम देख चुके हैं मोटिव क्या होता है, हमारे इंडियंस की क्या करना, प्रोटेक्शन करना। तो ये जो एम्बेसी बनी हुई है ये इस यूएसए का पार्ट नहीं होगी। जिस कंट्री की एम्बेसी है ये उसका ही पार्ट होगी, क्योंकि इसको कौन अपॉइंट करते हैं, ऑफिशियल गजट अपॉइंट करते हैं। ये अपना ऑफिस उनके बोलने पे ही गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाके बनाते हैं। तो ये किसका पार्ट होगी, इंडियन एम्बेसी का पार्ट होगी, ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होगी। अगर यूएसए में ऐसे ही किसी एक एरिया में जापान की एम्बेसी खुली हुई है तो वो यूएसए का पार्ट ना होगी, इंडिया का पार्ट ना होगी, वो किसकी एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी है, तो वो किसका पार्ट होगी, जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूट्स ने अपने ऑफिस बनाए होते हैं अपने इंडिया को प्रमोट करने के लिए, जब वहाँ पे घूमने जाती हैं, विजिट करने जाते हैं फॉरेन कंट्री में, कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपने इंडियन के बिहाफ पे जाते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, तो वो किस, अगर वहाँ पे ऑफिस में जाके रह रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूट्स जो ऑफिस वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ वो किसका पार्ट होगा, हमारे जिस कंट्री को वो डिनोट करते हैं उसकी टेरिटरी का क्या बन जाएगा, वो पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे है, ये थी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्रीज, जिसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया। सेकंड क्या है, कोई भी शिपिंग वेसल्स, हमारा एवियर एयरक्राफ्ट, कोई भी फिशिंग वेसल्स या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, इट मस्ट बी ऑपरेटेड बाय इंडियंस। और वो होने में ओन्ड एंड ऑपरेटेड दो वर्ड होते हैं, एक होता है ओन करना, एक क्या होता है ऑपरेट करना। ओन का मतलब उसको परचेज करना, ऑपरेट का मतलब तो उसको चलाने का। वो कौन हो, इंडियन ही हो, तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का। वो इंडिया के किसी भी कोने में चले जाए। इसके बाद आता है हमारा एम्बेसी, कॉन्स्टिट्यूट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये किसकी, जिस इंडिया जिस कंट्री में भी हो, अब जिस कंट्री के वो डिनोट करते हैं उसी का क्या होता है, पार्ट होते हैं। अब इसके साथ रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट को और फ्लोरिश करने के लिए। फर्स्ट है प्लान बाय इंडियन एयरवेज। अब प्लान किसका, इंडियन एयरवेज का है। अगर वो इंडियन एयरवेज का मतलब उसको ओन भी इंडिया ही कर रहा है प्लस उसको ऑपरेट भी इंडिया कर रहा है, लेकिन वो जहां पर चल रहा है जापान और यूएसए में, मतलब इंडिया का उसका कोई भी नहीं है, वो कहाँ जा रहा है, जापान एंड यूएसए। वो इंडिया से क्या है, बाहर की कंट्री से, मतलब क्या है, फॉरेन कंट्री से। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, इट मस्ट बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट। तो ये किसके द्वारा चल रहा है, इंडियन एयरलाइंस है, मींस इसको ऑपरेट करने वाला और ओन करने वाला कौन है, इंडियन है। तो ये किसका पार्ट होगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। हम अभी यहाँ पे करके हटे कि यूएसए में अगर हमारी इंडियन एम्बेसी बनी हुई है तो जिस कंट्री की एम्बेसी बनती है वो उसका ही पार्ट होगा। तो ये यूएसए में बनी हुई है तो ये यूएसए का पार्ट ना होकर किसकी टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगा। हमारे लिए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी है, इंडिया। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स किसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है जापान एम्बेसी इन इंडिया। अब इंडिया में, हमारे इंडिया में यहाँ से छोटे से एरिया में किसकी एम्बेसी बनी हुई है, जापान। तो जिस कंट्री की एम्बेसी है वो उसी का पार्ट होती है। तो मतलब ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ना होकर किसका पार्ट होगी, हमारी जापान की टेरिटरी का पार्ट होगी। तो उसके बाद है इंडियन स्पेसशिप बिटवीन चाइना एंड कोरिया। एक इंडियन शिप है, जब अगर कोई इंडियन शिप है तो नेचुरली है कि वो ओन्ड और प्लस ऑपरेट कौन कर रहा है, उसको इंडियन कर रहा है। लेकिन वो चल कहाँ पे रही है, हमारी चाइना और कोरिया के अंदर। तो क्या है हमारी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन, इसको ओन और ऑपरेट कौन है, इंडियन कर रहे हैं। वो कहीं पे भी चले उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो किसका पार्ट होगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसके बाद है फिशर बोट बाय यूएसए रेजिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर। अब देखो इंटरनेशनल वाटर तक तो हमारा कोई मतलब नहीं, हम यहाँ देखते हैं वो किसके द्वारा है, वो यूएसए की है। वो फिशर वेसल कौन सी, यूएसए की है। उसमें इंडियन रेजिडेंस का कोई भी रोल नहीं है, ना ही वो ऑपरेट इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, ना ही उसको ओन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। तो यह किसकी टेरिटरी का पार्ट होगा,
डोमेस्टिक टेरिटरी का, ये हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, ये किसकी हो जाएगी, यूएस की टेरिटरी का। नेक्स्ट है यूएसए कंपनी इन इंडिया। यूएसए कंपनी है लेकिन वो किसमें लाइबल करी है, हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया की किसमें आ रही है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आ रही है। हमने यही देखा था, कोई भी हो, चाहे फॉरेन की हो चाहे इंडियन की हो, अगर वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आ रही है तो वो किसका पार्ट होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। इंडियन कंपनी इन चाइना है इंडियन कंपनी, लेकिन क्या है, इंडिया से बाहर है। हमारी फर्स्ट ही कंडीशन क्या थी कि हमारी इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को क्या करनी चाहिए, कवर करनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे, चाइना पे। चाइना हमारे इंडिया से बाहर है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है, इसी के साथ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ है। इन स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से समझ लगा होगा। आगे चलने से पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी में मोस्ट प्रोबेबली कितने सेक्टर होते हैं, वी हैव द 4 सेक्टर। इंडिया हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। सबसे पहले हमारे कौन से आ जाते हैं, हाउस होल्ड, उसके बाद किसकी टर्न आ जाती है हमारे पास, फर्म की, उसके बाद क्या आ जाती है, गवर्नमेंट, देन उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब ये हाउस होल्ड कौन से होते हैं, हाउस होल्ड में हम किनको लेते हैं, सारे के सारे क्या लेते हैं, कंज्यूमर लेते हैं। अब कंज्यूमर क्या होते हैं, हमें सारे ही क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे ऑफिशियल गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, हर एक पर्सन को सर्वाइव करने के लिए क्या करनी चाहिए, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करनी चाहिए। तो इसमें क्या आते हैं, सारे के सारे कंज्यूमर आ जाते हैं। फर्म क्या होती है, फर्म में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो प्रोड्यूसर का मेन काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना। अब प्रोडक्शन किसके लिए की जाती है, ताकि उनको क्या मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। जबकि कंज्यूमर का हम ऑलरेडी चाहते हैं, उनका मेन मोटिव क्या है, उनको मैक्सिमम क्या चाहिए होती है, सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। उसके बाद क्या होती है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट का एक मतलब होता है, एक तो सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना और दूसरा उसका मकसद क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वो भी किसके लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब इंडिया को छोड़ के सारे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इनमें क्या रहते हैं हमारे एक्स माइनस एन। एक्स का मतलब हमारी इकोनॉमिक सेंस में क्या होता है, एक्सपोर्ट, और एन का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। मतलब हमारे बाहर के वर्ल्ड के साथ जितनी भी डीलिंग हो रही है, दैट इज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसका क्या कंसेप्ट है। अब अगर हमारी इकोनॉमी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरी तरफ हमारी कौन सी होती है, ओपन इकोनॉमी। हमारी ये जो है, ये इस सेक्टर के अंदर है, हमारी ओपन इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर हमारे कितने टैक्स सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं, दैट इज एच एफ जी एन आर। लेकिन हमारी एक जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मानी जाती है, वो कौन सी इकोनॉमी मानी जाती है, क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर तो आपको पेपर में पूछा जाए व्हाट आर द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अंडर द 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया क्या है, ये क्या है, अंडर द ओपन इकोनॉमी दिया था 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, देन कम्स फर्म, देन कम गवर्नमेंट, उसके लास्ट में आता है हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। लेकिन अगर पूछा जाए क्लोज्ड इकोनॉमी, हमारे सिलेबस में जब भी कोई बड़ा 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो हमारे सिलेबस में क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जब इकोनॉमी में एक ही टाइम पे सिर्फ 2 सेक्टर की स्टडी करनी है। वो 2 सेक्टर कौन से होते हैं, हमारा एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक और फर्म सेक्टर। तो उस केस में हमारी इकोनॉमी में क्या आती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कशन करनी है तो हमने क्या सपोज करना, अवर इकोनॉमी इज द क्लोज्ड इकोनॉमी, सो हम एक ही टाइम पे सिर्फ कितने सेक्टर लेंगे, 2 सेक्टर लेंगे। फर्स्ट है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड है हमारा फर्म। मींस एक तरफ हमारे आते हैं कंज्यूमर, दूसरी तरफ हमारे आ जाते हैं प्रोड्यूसर। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझ लग गया, मतलब ये क्या है, सर्कुलर फ्लो में चलता है वो फ्लो ऑफ इनकम जो कि सर्कुलर फ्लो में चलता है बिटवीन द 2 सेक्टर। कौन से सेक्टर, एक तो हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक तरफ हमारी क्या होगी, फर्म। उनको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दैट वन फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू दैट इनकम व्हिच मूव्स इन द सर्कुलर फॉर्म continuously between the firm and household. It is known as the circular flow of income. इसको हम एक छोटे से कंसेप्ट के साथ, डायग्राम के साथ समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, फिर उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे लेते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास क्या है, फर्म, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड। अब फर्म का काम क्या होता है, इसमें क्या रहते हैं, हमारे प्रोड्यूसर आ जाते हैं, और प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रोडक्शन करना। ये हम अभी देख चुके हटे हैं। और प्रोडक्शन किसके लिए करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए करते हैं। अब हमने, प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपने फैक्ट्री लगा ली, अपने मालिक बन गया, लेकिन उसको काम स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, पैसा चाहिए, एक ओनर चाहिए।
जिसके बिना काम स्टार्ट नहीं हो सकता। तो वो क्या होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से मिलते हैं, उसको हाउस होल्ड से मिलते हैं। हाउस होल्ड होते हैं जो आपस में मिलकर उसको कोई पर्सन उधार पे कोई उसको वो किसी से लैंड परचेज करता है, वो एक इंडिविजुअल होता है। जिस पर्सन से वो लेबर हायर करता है वो भी क्या होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं। जो उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट देते हैं कैपिटल, वो भी एक इंडिविजुअल से होते हैं। और ये एक जो मालिक होता है वो भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट। और ये आपस में मिलके क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हम +1 में भी देखे हुए हैं कि इनको दे आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मींस सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज। इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज, जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं होती। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन होती है। अब प्रोडक्शन करके अब अगर इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विस दी है तो फ्री में थोड़ा देंगे। कोई भी लैंड फ्री में काम करने के लिए थोड़ा लैंड देगा, कोई भी लेबर फ्री में थोड़ा प्रोडक्शन करेगा। तो इनके रिजल्ट में वो उनको क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, ताकि उनको उनकी सर्विसेज की क्या मिल सके, पेमेंट मिल सके। इनके लिए पेमेंट हो जाती है और इनके लिए क्या बन जाती है, वो फैक्टर इनकम बन जाती है। जो इनकम होती है वो किस फॉर्म में होती है, मनी के फॉर्म में होती है। फर्स्ट स्टेप में होते हैं फैक्टर सर्विसेज, सेकंड स्टेप में क्या होती है, फैक्टर इनकम हो जाती है। अब इनका लैंड के बदले क्या दिया जाता है, रेंट दिया जाता है। लेबर के बदले क्या होती है, वेजेस होती हैं। कैपिटल के बदले क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरमीडिएट के बदले क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है। अब इनके पास पैसा आ गया। अब पैसा आने के बाद उन्होंने क्या करनी होती है, कंजम्पशन करनी होती है। अब कोई पर्सन कोई भी पैसा कमाता है किसके लिए, लिवलीहुड के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए पूरा करने के लिए। तो फिर उनको वो कंजम्पशन करने के लिए वो वापस किसके पास जाते हैं, फर्म के पास। वो क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब पैसा खर्च करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, ताकि वो क्या कर सके, उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के उनको क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। फिर क्या करते हैं, जब इनके पास पैसा आ जाता है, रिटर्न और फोर्थ स्टेप में वो क्या करते हैं, फिर उनको गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। इसी फॉर्म में जब सर्कुलर फॉर्म में there is the circular flow of income between the firm and between the household in the through the factor services, factor income, consumption expenditure and goods and services. This is known to be the circular flow of income. अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होते हैं, हमारी कुछ ना कुछ इसमें क्या फेसेस होती हैं। ये जो हमारा स्टेप होता है ये 3 फेसेस में होता है। जो फर्स्ट फेसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन फेज। जनरेशन फेज, उसके बाद हमारी क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद क्या जाती है, डिस्पोजिशन फेज। ये फेसेस हमेशा क्या रहते हैं, इसी कंडीशन में क्या होते हैं, मूव होते हैं। अब देखिए जनरेशन में क्या होते हैं, जो इसमें क्या होता है, जो फर्म होती है वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। इसमें क्या की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। फर्स्ट स्टेप अगर प्रोडक्शन होगी तब उसके पास कुछ कंजम्पशन वगैरह होगी। इसमें क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या प्रोवाइड करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड। अब सर्विसेज प्रोवाइड करके फिर उनको क्या मिलती है, फैक्टर इनकम मिलती है। मींस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑन वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनमें जैसे लैंड में, लेबर में, कैपिटल में, एंटरप्रेन्योर में। जैसे हमने यहाँ पे देखा, लैंड को क्या मिल जाती है, लैंड, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। इस फेज को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब उसके बाद क्या आता है, डिस्पोजिशन फेज। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज। जिसमें क्या बोलते हैं, जब उनके पास पैसा आ गया फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, कंजम्पशन करनी है। कंजम्पशन करने के लिए वो पैसा खर्चते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डिस्पोजिशन फेज। ये कौन करते हैं, अपने हाउस होल्ड करते हैं। किसके लिए, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए, अपने किसके लिए, अपने लिवलीहुड के लिए ये उस पे स्पेंड करते हैं। इसको कौन सा फेज बोलते हैं, हम डिस्पोजिशन फेज। यही 3 फेसेस में हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करता है, काम करता है। अब क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, लेकिन अब इसको इलैबोरेशन कैसे करना है। अगर आपको पेपर में आ जाता है व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आएगा, इसका मीनिंग आएगा। मीनिंग हम क्या करेंगे, that one flow of income which move in the circular form between the household and the firm, it is known to be the circular flow of income. In the 3 phases ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। उसके बाद क्या आती है, assumptions। इसकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की assumption। फर्स्ट assumption क्या है, हमारी इकोनॉमी है, दूसरी इकोनॉमी है। इसमें एक ही टाइम में हम कौन से सेक्टर लेते हैं, 2 सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर हमारा क्या होता है, फर्म, और दूसरा क्या होता है, हाउस होल्ड। देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती। थर्ड क्या होता है, देयर इज नो इंटरवेंशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसका मतलब ये होता है।
उसके बाद है हमारी वर्किंग, इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब वर्किंग में हम सारा इसको एलैबोरेट कर देंगे डायग्राम में। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और हमारा जो सेकंड पॉइंट, जो हमारा थर्ड फोर्थ पॉइंट है, इसमें किस चीज का फ्लो होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज, ये कौन सा फ्लो होता है, रियल फ्लो। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें कौन सा फ्लो होता है, मनी फ्लो। हम यहाँ पे बताएंगे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट फ्लो इज नोन्स टू द रियल फ्लो एंड सेकंड एंड थर्ड पॉइंट दिस फ्लो इज नोन्स टू द मनी फ्लो। अब रियल फ्लो कौन सा होता है, रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें टू सेक्टर्स में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्लो होता है, किस फॉर्म में होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होता है। अगर वही फ्लो उसको हम कौन सा बोलते हैं, रियल फ्लो। अगर दो सेक्टर में वही फ्लो मनी की फॉर्म में होता है तो उसको हम कौन सा फ्लो बोलते हैं, मनी फ्लो बोलते हैं। फिर उसके बाद इस सब को एलैबोरेट करने के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फेसेस। देयर आर द थ्री फेसेस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अंडरस्टैंड अंडर द थ्री फेसेस। फिर हम इन थ्री फेसेस को डायग्राम की हेल्प से एलैबोरेशन करेंगे। जनरेशन फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन होती है फैक्टर प्रोडक्शन की हेल्प से। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में वो फैक्टर पेमेंट करते हैं और ये क्या रिसीव करते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं। फिर क्या है हमारे डिस्पोजिशन। इसी के साथ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।